नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि बाकी कहानियों की तरह ये कहानी भी आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। माया को एक सप्ताह से बुखार आ रहा था। जब से उन्हें बुखार आया तब से उनके पास उसकी बेटी दामाद नहीं आ रहे थे, जबकि बेटी और दामाद ये जानते थे कि उन्हें कोरोना नहीं वायरल है। फिर भी वह लोग दूर से ही उन्हें खाने पीने की चीज़ें दे देते और फिर कमरे से बाहर चले जाते। माया ने अपनी बेटी मधु से कहा भी, मधु, तुम और दामाद जी मेरे पास नहीं आते हो, जबकि तुम लोगों ने टेस्ट भी करवाया था, उसमें डॉक्टर ने वायरस बताया गया है। जब तुम लोग मुझसे दूर क्यों रहते हो? मैं अकेली इस कमरे में पड़ी बोर हो जाती हूँ। थोड़ी देर मेरे पास भी बैठा करो। माँ, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको लेकर बैठूं, और डॉक्टर साहब बता रहे थे कि अब कोरोना के लक्षण पता नहीं चलते, इसलिए हम लोग आपसे दूर रहते हैं। आप क्या चाहती हैं कि आपके पास आकर हम लोग भी बीमार हो जाएं? मुझे घर का काम भी करना होता है। मैं आपकी तरह दिन भर बिस्तर पर नहीं पड़ी रह सकती। आपको तो फालतू बातें करने का शौक़ है, इसलिए आप चाहती हैं कि मैं आपके पास बैठकर आपकी बेसिर पैर की बातें सुनूं। आपके दामाद को मेरा आपके पास बैठना अच्छा नहीं लगता। कल मेरी सास भी गांव से यहाँ आ रही हैं। वह तो आपको यहाँ देखकर मेरे ऊपर तानों की बरसात कर देंगी। अब 2 दिनों से आपको बुखार नहीं आ रहा है। मेरी बात मानिए, जब तक मेरी सास यहाँ रहें तब तक आप मौसी के पास चली जाइए, नहीं तो आपके दामाद मेरा जीना हराम कर देंगे। मधु ने अपनी माँ माया से कहा और कमरे से बाहर निकल गई। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह भी यही चाहती है कि माया यहाँ से चली जाए। अपनी बेटी की बात सुनकर माया स्तब्ध रह गई। उसके सोचने समझने की शक्ति ही जैसे खत्म हो गई थी। 3 महीने पहले तक यही बेटी उसके आगे पीछे घूमती रहती थी, और आज उसी बेटी का व्यवहार इतना रूखा हो गया है। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। माया को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अभी जो कुछ उसकी बेटी ने उनसे कहा है वह उसकी बेटी कह सकती है। माया मधु की बात सुनकर सोच में पड़ गई कि अब वह कहाँ जाएगी। उसे अपने किए पर अफसोस हो रहा था। उसने अपने सौतेले बेटे और बहू के साथ जो अन्याय किया था, उसका अपराध बोध आज उन्हें हो रहा था। यह उनके गुनाहों का दंड ही था जो आज उनकी बेटी उन्हें अपने घर से बाहर निकाल रही थी। उन्होंने भी तो अपनी बेटी की बातों में आकर अपने राम जैसे बेटे को बहू और पोते के साथ घर से बाहर निकाल दिया था। उस समय को याद करते हुए वह अतीत की गहराइयों में उतरती चली गई। माया के माता पिता बहुत गरीब थे। उनके पास दहेज देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने माया का विवाह रमेश से कर दिया, जिसकी पहली पत्नी की मौत हो गई थी। उसका 8 साल का एक बेटा भी था। माया रमेश की पत्नी बनकर उसके घर आ गई। रमेश बहुत ही अच्छे और सुलझे हुए व्यक्ति थे। माया ने भी रमेश और उसके बेटे नवीन को दिल से अपना लिया। रमेश ने जब ये देखा कि माया नवीन को अपने सगे बेटे की तरह प्यार करती है तो वे निश्चित हो गए। नवीन भी माया को अपनी सगी माँ समझने लगा। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। इसी बीच माया ने एक बेटी को जन्म दिया। अब धीरे धीरे उसका व्यवहार नवीन के प्रति बदलने लगा, लेकिन वह रमेश के सामने नवीन को बहुत प्यार करती। नवीन ने भी माया के व्यवहार में आए परिवर्तन को महसूस किया, लेकिन उसने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि माया का व्यवहार बहुत खराब नहीं था। वह नवीन के खाने पीने और पढ़ाई पर पूरा ध्यान देती थी। बस अब वह नवीन को उतना प्यार नहीं देती थी जितना अपनी बेटी मधु के पैदा होने से पहले देती थी। समय किसी के लिए नहीं रुकता। नवीन और मधु बड़े हो गए। मधु के कॉलेज में ही एक लड़का था, सुरेश, जिससे मधु प्यार करने लगी। सुरेश बहुत ही धूर्त लड़का था। जब उसे पता चला कि मधु के पिता के पास बहुत बड़ा मकान है और मधु अपनी माँ की इकलौती संतान है, उसका भाई नवीन वह सौतेला है, तो सुरेश ने मधु के कान भरने शुरू कर दिए। सुरेश को मधु ने बताया था कि उसके पिता बीमार रहते हैं और नवीन भैया ही अब पिताजी की दुकान पर बैठते हैं। इसी बात का फ़ायदा उठाकर सुरेश ने मधु को भड़काना शुरू किया। सुरेश ने मधु से कहा, कहीं ऐसा ना हो
कि तुम्हारे पिता की मौत के बाद तुम्हारा सौतेला भाई तुम्हारी माँ को घर से निकाल दे। इसलिए तुम अपनी माँ से कहो कि वे मकान अपने नाम करवा लें। मैं तुम्हारे और तुम्हारी माँ की भलाई के लिए कह रहा हूँ। मधु तो सुरेश के प्यार में पागल थी। उसकी समझ में आ गया और उसने अपनी माँ को भी अपनी बातों के जाल में फंसाया। नवीन सौतेला बेटा था, इसलिए माया को अपनी सगी बेटी की बात ज़्यादा सही लगी। इसी बीच नवीन की शादी कविता से हो गई। कविता भी बहुत अच्छी और संस्कारों वाली लड़की थी। वह अपने सास ससुर और ननद को पूरा मान सम्मान देती थी। अब रमेश की तबीयत ज़्यादा खराब रहने लगी। डॉक्टर ने बता दिया था यह ज़्यादा दिनों के मेहमान नहीं हैं। एक दिन माया ने बहुत प्यार से अपने पति रमेश से कहा, आप बीमार रहते हैं, अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? कहीं नवीन बहू की बातों में आकर बदल ना जाए। नवीन ऐसा नहीं है, वह तुम्हें अपनी माँ समझता है। मेरे ना रहने पर वह तुम्हारा बहुत ध्यान रखेगा। रमेश ने कहा, ज़माना बहुत ख़राब है। अपने सगे बेटे बहू तो माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। मैं तो सौतेली हूँ। अगर आप उचित समझें तो ये मकान मेरे नाम कर दीजिए। आपके ना रहने के बाद मकान के लालच में बहू बेटे मेरी सेवा करेंगे। मैंने आपके और आपके बेटे के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, कभी कुछ मांगा नहीं। क्या आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? मेरे ना रहने के बाद यह मकान नवीन के पास ही रहेगा। मधु तो ब्याह कर अपने ससुराल चली जाएगी। माया ने तर्क रखा। माया की बात सुनकर रमेश ने अपना मकान माया के नाम कर दिया और कुछ दिनों बाद रमेश की मौत हो गई। माया ने मधु की शादी सुरेश से कर दी। अब सुरेश माया को शीशे में उतारने के लिए उनका बहुत सम्मान करता। सुरेश और मधु किराए के मकान में रहते थे। मधु अपनी माँ को अपनी परेशानी बता बताकर उनके मन में अपने लिए सहानुभूति पैदा करने लगी और अपने भाई और भाभी के खिलाफ अपनी माँ के कान भरने लगी। जबकि नवीन और उसकी पत्नी माया की बहुत सेवा करते थे और उनको पूरा मान सम्मान भी देते थे। लेकिन माया के मन में सुरेश और मधु ने सगे सौतेले का जहर भरना शुरू कर दिया। अब माया नवीन और उसकी पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करने लगी। घर का सामान अपनी बेटी को देने लगी। राशन भी जब भी वे लाकर मधु को दे देती। दुकान का पैसा चोरी से मधु को दे देती। इन हरकतों से अब नवीन और उसकी पत्नी को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। एक दिन नवीन ने माया से कहा, माँ, आप जो कर रही हैं ये ठीक नहीं है। हमारे पास भी इतनी आमदनी नहीं है कि हम 2 परिवारों का बोझ उठा सकें। नवीन की बात सुनकर माया ने हंगामा खड़ा कर दिया और जोर जोर से रोते हुए नाटक करने लगी। मधु तेरी सौतेली बहन है, इसलिए तुम्हें उसकी तकलीफ़ दिखाई नहीं देती। लेकिन मधु मेरी बेटी है, मैं उसकी तकलीफ़ नहीं देख सकती। कल को तुम मेरे साथ भी यही करोगे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मेरा घर छोड़कर चले जाओ। यह घर तुम्हारे पिताजी ने मेरे नाम कर दिया था, अब इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। मैं ऊपर की मंजिल पर किराएदार रख लूँगी और उस पैसे से अपना और अपनी बेटी की ज़रूरतों को पूरा करूँगी। तुम्हारे नाम दुकान है, अब तुम्हारा इस मकान पर कोई अधिकार नहीं है। माया की बात सुनकर नवीन स्तब्ध रह गया। उसे माया और मधु की चालाकी समझ आ रही थी, लेकिन फिर भी वह चुप रहा और घर छोड़कर चला गया। उसके बाद सुरेश और मधु ने माया जी को अपने पास बुलाया और मकान की वसीयत मधु के नाम करवा दी। सुरेश ने माया को अपने पास बुला लिया और उनसे कहा कि किराएदार रखने से पहले मकान में जो कमी है वह ठीक करवा लें। जब मकान का काम खत्म हो जाएगा तो वह लोग उस घर में रहने चलेंगे और किराएदार भी रख लेंगे। माया जी ने अपनी बेटी और दामाद पर विश्वास किया और उन्हीं के साथ रहने लगीं। उन्हें उनके पास रहते हुए 3 महीने हो गए थे। शुरू में मधु और सुरेश उनका बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन इधर 1 महीने से उनके व्यवहार में बदलाव दिखाई दिया। इसी बीच माया की तबीयत बिगड़ी। उसके बाद तो बेटी दामाद का व्यवहार बिल्कुल ही बदल गया। माया अतीत से वर्तमान में आ गई और उसे अपने बेटे बहू के साथ किए व्यवहार पर दुख हो रहा था। उसकी आत्मा उन्हें धिक्कारने लगी। उन्हें अब सब समझ आ रहा था कि मधु और सुरेश ने मकान हथियाने के लिए उसके कान बेटे बहू के खिलाफ भरे थे।
माया अपराध बोध से दबी जा रही थी। अब वे क्या करें, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यही सोचते सोचते उनको नींद आ गई। जब उनकी आंख खुली तो रात बहुत हो गई थी। उन्हें प्यास लगी। जग में पानी नहीं था। वे पानी लेने के लिए रसोई घर की ओर चली। तभी उन्हें दूसरे कमरे से अपने दामाद और बेटी की आवाज़ सुनाई दी। सुरेश कह रहा था कि अब जल्दी ही वह मकान बेच दें। कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारी माँ का मन बदल जाए और वे अपनी वसीयत बदल दें। उनका मन बदले इससे पहले हमें मकान बेच देना चाहिए और तुम अभी थोड़े दिन उनके साथ अच्छा व्यवहार कर लो। उसके बाद तो उन्हें बाहर निकाल ही देना है। अपने पति की बात सुनकर मधु ने हंसते हुए कहा, आप चिंता ना करें, मैंने माँ से कह दिया है कि मेरी सास आ रही हैं। आप कुछ दिनों के लिए मौसी के पास चली जाओ। मेरी सास आपको पसंद नहीं करती क्योंकि उन्हें लगता है कि आपने उनके बेटे को अपने वश में कर लिया है। मेरी बात सुनकर माँ ने कुछ नहीं कहा, अपनी मौन सहमति दे दी है। आज मैं उनसे थोड़ा गुस्से में बोल गई, कल फिर उनसे प्यार से बात करके उनको मना लूँगी। वे मेरी सगी माँ हैं, मुझसे नाराज़ नहीं रह सकती। यह तो तुमने बहुत अच्छा किया। वे जब तक मौसी के घर से वापस आएंगी तब तक हम मकान का सौदा कर लेंगे और फिर सब कुछ हमारा। सुरेश ने बेशर्मी से हंसते हुए कहा। माया इससे ज़्यादा कुछ और नहीं सुन पाई। वे अपने कमरे में आ गई और बिस्तर पर कटे वृक्ष सी गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद उनके चेहरे पर कठोरता दिखाई दी। उन्होंने अपने आंसू पोंछे जैसे कोई निर्णय ले लिया हो और वे सो गईं। सुबह वे जल्दी ही उठकर तैयार हुई, अपना सामान पैक किया और मधु से कहा, मधु, मैं यहाँ से अपने बेटे के पास जा रही हूँ, हमेशा के लिए। वह मुझे लेने आ रहा है। अपनी माँ की बात सुनकर मधु और सुरेश पहले तो चौंक गए, फिर उनके चेहरे पर घबराहट दिखाई देने लगी। मधु ने जल्दी से कहा, माँ, आप पागल हो गई हैं क्या जो आप नवीन भैया के पास जा रही हैं? वह आपका सौतेला बेटा है, वह आपका सगा कैसे हो सकता है? वह आपको मकान अपने नाम करवाकर घर से बाहर निकाल देगा। तुमने अपने जैसा नवीन को भी समझ लिया है क्या? माया ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। आप कैसी बातें कर रही हैं माँ? ऐसा क्या किया है जो आप ऐसा कह रही हैं? सुरेश और मधु ने घबराकर एक साथ पूछा। अब शरीफ बनने की कोशिश बेकार है। मैंने रात को तुम दोनों की बातें सुन ली थी और तब हमें खुद पर शर्म महसूस हुई। मैंने अपने राम जैसे बेटे को कैकई बनकर घर से बाहर निकाल दिया और वह बिना कोई सवाल किए घर से निकल गया। मैं तेरी जैसी मक्कार लड़की की बातों में आ गई। अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं अपने बेटे के साथ अपने घर जा रही हूँ। यह तो मैंने अच्छा किया था कि मैंने वसीयत की थी। अब मैं अपनी वसीयत बदल कर अपना मकान उसके असली हकदार को सौंप दूंगी। तभी मेरी आत्मा का बोझ हल्का होगा और मैं अपराध बोझ से मुक्त हो पाऊंगी। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि वह किसी भी माँ को तुम जैसी बेटी ना दे, लेकिन नवीन जैसा बेटा ज़रूर दे। माया ने मधु को नफरत से देखते हुए कहा। तभी नवीन वहाँ आ गया। माया ने एक नफरत भरी दृष्टि सुरेश और मधु पर डाली और नवीन के साथ अपने असली घर की ओर चल पड़ी। आज उसका मन बहुत शांत था क्योंकि आज वह अपराध बोझ से मुक्त हो चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।